नमस्कार सर। नमस्कार। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अभिनंदन। सर, इस सप्ताह का प्रश्न ये है कि फ़िल्म स्कूल जो एक जगह होती है हम लोग के देश में और विदेशों में, सभी बहुत सारे देशों में है। हाँ, तो फ़िल्म स्कूल किसी भी फ़िल्म से जुड़े हुए छात्र के लिए क्यों ज़रूरी है? फ़िल्म स्कूल क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, और क्या बिना फ़िल्म स्कूल गए भी कोई व्यक्ति फ़िल्म मेकर या उसके किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति कलाकार बन सकता है? ये तो मुझे लगता है फिल्म स्कूल के किसी प्रोफेसर से पूछा जाना चाहिए। जब मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था देवानंद की, तो उन्होंने लिखा कि बड़ी मुश्किल से उनको किसी ने कहा कि एक फ़िल्म कोई नया चेहरा चाहिए, किसी ने बताया, और उन्होंने वो अप्लाई करने को कहा। उन्होंने अप्लाई कर दिया और वो पुणे आए। पुणे में आकर के जब वहाँ प्रभात स्टूडियो था, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं था, तो प्रभात स्टूडियो में वो बेचारे बाहर बैठे थे कि जब वो आएंगे तो उनको कुछ मिलने को बोला गया था। तो जो व्यक्ति को मिलना था वो आए, एक बार एक नज़र देखा, फिर भीतर चले गए। तो पता चला कि कौन है, तो बोला आप ही से मिलने। तो गए तो इनको काम मिला और इनको वहाँ से आने जाने का डेक्कन क्वीन का टिकट, उनको बहुत वही सब लिखा है कि मुझे पहली बार डेक्कन क्वीन का टिकट मिला कि मैं बॉम्बे से पूरा जाऊँ, पूरा से यहाँ किया। फिर मैं जब बॉम्बे टॉकीज़ का ऑफिस में गया बॉम्बे में, तो जो आदमी मिला वो अशोक कुमार थे, जिनके वो पोस्टर्स देखते थे वो। और गुरुदत्त जब ट्रेन से जाते थे, लोकल ट्रेन से, तो एक स्टेशन आता जिसमें अशोक कुमार के कंगन, बंधन, झूला ये सब देखते थे। तो उसी में एक दिन दोनों जा रहे थे तो देखा कि पोस्टर जिसमें देवानंद की खुद की तस्वीर को गुरुदत्त ने कहा करे। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ और आगे नहीं जा सकता, ट्रेन चल रही है, मैं फिर लौट के आऊँगा यहाँ। तो गुरुदत्त बोले नहीं, मैं भी आता हूँ। फिर दोनों लोग पोस्टर को देखते, उसमें पहली बार उनके पहली फिल्म का पोस्टर था। तो और इस तरह से उन्होंने फिल्म करनी शुरू कर दी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं उनके संपर्क में होता तो ये पूछता कि आपने तो ये बताया कि पहली फिल्म मिल गई, आप करने लगे, आप बाहर गुरदासपुर से पंजाब की एक जगह से गए थे और वहाँ पर आपको फिल्म मिली, आप करने लगे, आप करने कैसे लगे, आपको एक्टिंग कैसे आ गई? एकदम सीधा सवाल बनता है ना। सवाल है। हाँ, कि आप उसके पहले कोई रेफरेंस नहीं है कि आप पहले एक्टिंग करते थे, स्कूल कॉलेज में कभी कभार किया होगा, लेकिन आपने कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, किसी सीनियर से आपने सीखा नहीं, आपको फिल्म मिली और एक्टिंग करने लगे। अशोक कुमार एक्टिंग करने लगे, दिलीप कुमार एक्टिंग करने लगे, हाँ, और दिलीप कुमार बन गए, अशोक कुमार बन गए, देवानंद बन गए। तो राज कपूर एक्टिंग करने लगे, करने कैसे लगे, ये मेरा प्रश्न। फिल्म स्कूल से नहीं, किसी स्कूल से, मेरे फिल्म स्कूल ही नहीं था, विदेशों में बस था। विदेशों में था। इसलिए बर्गमैन भी गए और तारकोस्की ने भी कोर्स किया, किस्लोस्की भी गए जहाँ पर 2 बार वो फेल हुए, आदि आदि, तो आप जानते ही होंगे। तो मेरा हमेशा प्रश्न ये कौतूहल बनता है कि ये लोग फिल्म मिल गई और करने लगे। हमको लगता है आज का जनरेशन भी इन लोगों को ही पढ़ता है और सोचता है कि मुझे भी फिल्म मिल जाएगी और मैं करने लगूँगा। करने कैसे लगेंगे? तो इसके बाद वो सरकार ने 1960 में FTI खोला था, पूना वाला, और वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग थे और अलग अलग कोर्सेज थे, टेक्निक्स के ज़्यादा थे, डायरेक्शन के और एडिटिंग के। एक्टिंग के लिए भी रोशन तनेजा वगैरह लोग थे जो वहाँ एक्टिंग सिखाते थे, शबाना आज़मी आदि के लोगों को। और NSD के जो स्टूडेंट्स होते थे ड्रामा स्कूल के, उनका आखिरी जो सेशन होता था वो उनको FTI जाना पड़ता था, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी आदि आदि लोगों को, तो फिल्म का भी ज्ञान हो जाए। इस तरह से फिल्म इंस्टीट्यूट वगैरह स्कूल खुले। उसके बाद अब तो आप जानते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स जो अब सिनेमा से रिटायर्ड हो गए, उन लोगों ने अपना इस फिल्म इंस्टीट्यूट खोला है। तो बात ये होनी चाहिए कि फिल्म इंस्टीट्यूट कितनी ज़रूरी है, से ज़्यादा कि एक्टर जो एक्टिंग करता है वो उसको सिखाया जाता है या उसमें प्रतिभा होती है। सिर्फ एक्टर ही नहीं सर, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर और साउंड डिज़ाइनर। तो मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि आपको अभी साउंड डिज़ाइनर आपने कहा, तो माइक्रोफोन ही ले लें, इसका भी, मोबाइल का भी फ़ोन होगा, माइक्रोफोन सिनेमा के लिए चाहिए होता है, उसके भीतर बहुत बारीक सी एक चीज़ होती है, इसको कंडेंसर हेड बोलते हैं। आज से कई साल पहले जब कैसेट रिकॉर्डर होता था और कैसेट बजता था लोगों घरों घरों में, तो वहाँ बीच बीच में लोगों को हेड साफ़ करना पड़ता था और एक कैसेट आता था, कैसेट क्लीनर,
जो हेड को साफ कर देता था चलाने पर। तो वही हेड कंडेंसर हेड होता है जो बहुत बारीक होता है, जो एक एम्पलीफायर से जुड़ा होता है, जो अगर उसका काम ये होता है कि अगर 1 सेकंड में 200 साइकिल करता है तो 500 तक कर सकता है, और उसके लिए वोल्ट 200 वोल्ट लगाया जाता है, आदि आदि उसका सिस्टम है। ये सब पढ़ाता है स्कूल। सर तो ये तकनीक हो गई ना। हाँ, लेकिन हम इसीलिए क्रिएटिविटी की जो बात कर रहे थे, वो एक्टिंग आया, डायरेक्शन आया, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह की चीज़ आई। तो किस जगह पर क्रिएटिविटी है, क्योंकि वहाँ पर साइंस भी चाहिए आपको कैमरे के एक चीज़ को जानने के लिए कि उसके किस चीज़ को कैसे क्या करें, कौन सा लेंस लगाएं, आदि आदि। सर यहीं पर 2 पक्ष हैं, तकनीक हाँ, और फिर क्रिएटिविटी, जो कि विजन और इमेजिनेशन, इस तरह की चीज़। तो आपकी इस बात भाषा को मैं अपनी एक भाषा दिया हूँ, वो ये है कि कल्चर जो होता है वो 3 फोल्ड होता है, आर्ट, साइंस, फिलोसॉफी। सबसे पहले फिल्म मेकर के पास एक आइडिया हो, कोई बात कहनी हो, फिलोसॉफी हो। साइंस का मतलब है कौन सा लेंस लगाएं, किस लेंस से कितना कहाँ पर लगाया जाएगा, किस कैमरे में वो कितना वोल्टेज देता है, कितना एम्पियर होता है, ये सब जानना। इसको टेक्निक आप बोल रहे हैं। टेक्निक तो एक्टिंग का भी टेक्निक होता है ना, मेथड्स, लेकिन हम इसको साइंस बोलते हैं। और आर्ट बोलते हैं, आर्ट साइंस फिलोसॉफी बोला, आर्ट बोलते हैं जो प्रतिभा से आता है। इसका क्रिएटिविटी पक्ष। इसका क्रिएटिव पक्ष तो वो भी है, कैमरा भी। आप खुद ही सोचिए ना कि अगर आप गुरुदत्त की फिल्में देखते हैं तो उसमें जो मीना कुमारी की आंखें आप देखते हैं, वैजरमैन की आंखें देखते हैं, साहब बीबी गुलाम, प्यासा, जो फिल्में उनकी, वो सबको खूबसूरत बनाने का काम ब्लैक एंड वाइट में वीके मूर्ति ने किया था ना, जिनको दादा साहब फाल्के मिला। पूरा जीवन उन्होंने इसी में दिया। ये अलग बात है कि वो जो आप देखे होंगे पूरा हॉल है, पीछे के दरवाजे से गुरुदत्त अंदर आते हैं, गाना है, बहुत हिट गाना, दुनिया भर मिल भी जाती है ना। उसमें क्या किया था उन्होंने, ज़्यादातर लाइट को ऑडियंस खड़ी हो जाती है, ऑडियंस के पीछे दिया था, थोड़ा सामने दिया था, और उनके पीछे बिल्कुल वाइट लाइट दे दिया था, बिल्कुल उसमें सिल्यूट आ रहा था गुरुदत्त के। ठीक है, अगर आप याद करें उस गाने को, पूरे हॉल में जो खड़े हैं लोग, उसमें 50% कटआउट है, ह्यूमन बीइंग है नहीं, लोग जानते नहीं इस बात को, और 50% सचमुच के आदमी है। अब आप देखिएगा तो गौर करिएगा, इसको भारतवर्ष के ऑडियंस, क्रिटिक और ये लोग भी नहीं जानते। वीके मूर्ति ने ये किया था। सेम भीड़ का एक सीन नागरिक में ऋत्विक घटक का है, उसमें उन्होंने कटआउट यूज़ नहीं किया था, इसलिए ऋत्विक घटक है, और रामानंद सेनगुप्ता उनके सिनेमेटोग्राफर। तो ये जो वीके मूर्ति हैं, कई चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि बाद के दिनों में जब कलर आ गया और गुरुदत्त लेंस, वो सब उनसे बोलने लगे वही लेंस हमारी फिल्म के लिए चाहिए, वो कई बार ऐसा होता है कार जाएगा ऊपर से तो गड्ढा खोद के उसमें कैमरा रखना, ये उन्होंने शुरू किया था। तो ये सब जो टेक्निक कहेंगे कि आर्ट कहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सोचा था कि ऐसा कैसे हो। जैसे उन्होंने एक जगह पे दिखाया था गुरुदत्त के सामने कि गुरुदत्त और इधर गुरुदत्त है, इधर मधुबाला है मान लीजिए, और रहमान आते हैं, रहमान एंटर करते हैं, ये गुरुदत्त चले जाते हैं। फिर कैमरा एंगल बदलेगा तो फिर किधर से लिया जाए, कौन बाएँ है कौन दाएँ, ये उन्होंने बताया था। तो बोला कि कैसे होगा, हमको समझ नहीं आ रहा था, प्रैक्टिकली करके दिखाया था। इसको वैसे कह सकते हैं कि दिस इज़ क्रिएटिविटी बेस्ड ऑन टेक्निकलिटीज़। तो क्रिएटिविटी यहाँ भी सिनेमाटोग्राफी में भी होता है, और मुझे लगता है सिनेमाटोग्राफी को मैं इसलिए जोर देता हूँ, सिनेमाटोग्राफी के बिना सिनेमा ही नहीं है। अब वहाँ आपको उसका एक साइड है जो साइंस है, साइंस में तो हम लोग, तो एक साइड उनका साइंस है जिसमें से ये सब चीज़ों को जानना होता है, लेंस वगैरह को। लेकिन जब लेंस को आप यूज़ कैसे कर रहे हैं, क्रिएटिव वहाँ होते हैं। आपने जान लिया, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर 50 तक ही लेते थे, 50 मिलीमीटर की फिल्में बनती थी, लेकिन उसमें आया कि हम क्लोज लेना है, तो 75, 100, 150 तक गया, करने लगे। तो ये जो आपने सोचा, ऐसा चाहा कि हमको ऐसा रिजल्ट चाहिए, और उस वक्त सिनेमाटोग्राफर ने क्रिएट कर दिया, गोविंद निराली ने क्रिएट कर दिया। आप विजेता फिल्म देखिए तो उसमें प्लेन, हवाई जहाज़ और उसको फाइटर प्लेन्स हैं, वहाँ पर वो कैमरा का सब काम किया गोविंद निराली ने अपनी फिल्म में, वो खुद ही सिनेमाटोग्राफर रहे हैं, है ना। तो चीज़ों को जानने के बाद कि कितने वोल्ट का, कितने एम्पलीफायर का क्या क्या करेंगे, ये जानने के बाद आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, वहाँ से क्रिएटिविटी शुरुआत होती है। तो पहले साइंस होता है ना, तो आइडिया हो गया, फिलोसॉफी, साइंस और क्रिएटिविटी। अब जहाँ तक स्कूल की बात है, वो एक परिवेश बनाता है।
अच्छा। मैं जहाँ तक वहाँ जब गया हूँ पुणे वगैरह में, क्योंकि मैं उस दौर में गया हूँ जब डीके की ओर जा रहा है, तभी तो मुझे बुलाया गया, वरना मुझे क्यों बुलाया जाएगा। तो मैं जब वहाँ गया तो जहाँ सतीश बहादुर जैसे टीचर्स हुआ करते थे, मैंने देखा कि वहाँ पर सब लोग अपनी अपनी लास्ट सेमेस्टर में क्या होता है ना, हर क्लास का मतलब लास्ट सेमेस्टर सबका है, तो ये कुछ एक्टिंग के, कुछ कैमरा के, सिनेमाटोग्राफी जो कर रहा है, जो एडिटिंग के, सबका एक टीम बना दिया था, आप एक फिल्म बनाएंगे, वही डिप्लोमा फिल्म होती है। मैंने देखा वहाँ सब लोग जो काम कर रहे हैं, लड़के स्टूडेंट्स वगैरह, वो क्या करते हैं, हर वक्त जो काम कर रहे हैं दूसरे को करते देखते हैं, परिवेश बनता है। वो परिवेश का होना एक क्रिएटिविटी है, वरना टीचर पढ़ा नहीं रहा है, ये पढ़ाते हैं, क्लासेस चलते हैं, लेकिन ये जो चीज़ रहा है, जब ऋतिक घटक वहाँ टीचर थे, गजानन जागीरदार के वो प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल थे, उन्होंने परिवेश रच दिया, यानी तो संग और माहौल क्या है, संग। तो इसलिए अगर वो संग आपको बनारस में मिलता है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रतिभा होती है वो संगीत में, वही घराना होता है, या आपके पिता के आप अच्छे बेटे, आप बड़े कलाकार के, उससे कुछ नहीं होता है, आप किसी घराने के, उससे कुछ नहीं होता है, प्रतिभा ही घराना है। वैसे ही आर्टिस्ट के लिए संग ही क्रिएटिविटी है या परिवेश, उससे उसके भीतर की क्रिएटिव बाहर आती है। मैंने आप अपने भीतर ठंड प्रदेशों में अपने आप को रखेंगे तो आपको भीतर से इच्छा होगी ऐसे ऐसी चीज़ें पहने, गर्म जगह में होगा तो वैसा पहने, है ना, उष्ण कटिबंधीय होगा या शीतोष्ण जगह होगी तो आप वैसा जैसे चीज़ करेंगे। जब सब देखें सब लोग लिख रहे हैं तो आपको मन करेगा लिखने का, सब खाना बना रहे हैं तो आपको ही मन करेगा हम भी कुछ करें, है ना। तो परिवेश से आपके भीतर की प्रतिभा निकलती है, तो दोनों के बीच में एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है। तो मुझे लगता है कि परिवेश इम्पॉर्टेंट है और उसको हम स्कूल कह सकते हैं। जैसे मैं अपना एक उदाहरण दूँ, आजकल न्यूज़पेपर के लिए काम करने के लिए आपको डिग्री चाहिए, BJMJ की, ठीक है। हम लोग के समय में ऐसा नहीं होता था, अखबार का दफ्तर स्कूल होता था और वहाँ पर चीज़ें सिखाई जाती थी, और वो स्कूल होता था जहाँ पर अखबार छप रहा है। तो जो लोग फिल्म में काम कर रहे हैं, जैसे दिलीप कुमार करते थे, देवानंद, अशोक कुमार आदि, वो जो काम कर रहे हैं टेक्नीशियंस के साथ, वो परिवेश उनको मिलता था, उनका फिल्म स्कूल हो जाता था। तो ये जो बाकायदे स्कूल बना गवर्नमेंट का, वो तो 60 में बना, 60 में, तब तक तो हम लोग 30-40 साल में कितनी फिल्में भी शांताराम से लेकर सब लोग बना दिए, है ना। तो मुझे लगता है कि प्रतिभा और परिवेश, इन दो चीज़ों का साहचर्य, ये क्रिएटिविटी का एक स्कूल होता है। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें सुन के कि दिस इज द वे यू कैन क्रिएट योर ओन फिल्म स्कूल। एग्जैक्टली। जैसे गुरुदत्त एक फिल्म स्कूल है, ऋतिक घटक एक फिल्म स्कूल है, वो व्यक्ति ही एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन शब्द बोलते हैं ना, तो अपने आप एक इंस्टीट्यूशन है। ऐसे वीके मूर्ति एक इंस्टीट्यूशन है हमारी हिंदी सिनेमा के लिए। और हमारे यहाँ जो ये सुब्रत मित्रा हुए, रामानंद सेनगुप्ता हुए, या जो ऋतिक घटक के एक और थे दिलीप रंजन मुखर्जी सिनेमाटोग्राफर, ये लोग एक इंस्टीट्यूशन है। ये पूरा एक बड़ा सा आकाश रचा है, सारा जीवन भर। रामानंद सेनगुप्ता 101 साल तक जीवित थे, सौमेंद्र रॉय 90 साल तक, 91 साल जीवित थे। इन दोनों से हमें इंटरेक्ट किए हैं। जब सत्यजीत रे यहाँ पर आए थे, जय बाबा फेर तो सौमेंद्र रॉय आए थे, क्योंकि उनके रेटिना में प्रॉब्लम हो गया था सुब्रत मुखर्जी के, जो उनके शुरू में पौतिर पांचाली से रहे हैं। तो सौमेंद्र रॉय आए थे यहाँ पर बनारस में, बंगाई टोला में हम लोग बात करते थे गुंडता की चाय की दुकान पे। तो एक एक आदमी कैसे इंस्टीट्यूशन बनता है, तो व्यक्ति बनता है, उसमें आउटवर्ड जो कुछ भी है परिवेश है, इनवर्ड जो कुछ भी है प्रतिभा है, दोनों का एमलगमेशन होता है, दोनों का सहयोग, साहचर्य या मिलन होता है, तो स्कूल हो जाता है। ओके सर, हमने आज के एपिसोड में देखा कि कैसे हम अपना फिल्म स्कूल खुद बना सकते हैं। जी। कोई एक भौतिक भौगोलिक जगह नहीं है, हाँ, वो आप खुद बना सकते हैं। बिल्कुल। वो तो गवर्नमेंट ने किया, जब प्रभात स्टूडियो था, वो फिर बाद में FTI हो गई, ज़मीन उनको बनाया तो मिल गया, ऐसा होता गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा था। नेक्स्ट एपिसोड वेरी सून। गुड विशेस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।